इसे आप विज्ञापन भी कह सकते हैं। तो इसका जो विज्ञप्ति है वो आपकी विज्ञापन जारी हो जाता है इसका लगभग जनवरी अंत तक, और उसके लगभग 30 दिन मिलते हैं, 1 महीने का टाइम मिलता है जब फॉर्म शुरू होते हैं। मान लेता हूं ये जनवरी अंत से ही फॉर्म शुरू कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो ट्वीट इत्यादि के माध्यम से ये जानकारी समझ में आई है, तो जितने बच्चे जीडी के एग्जाम दे रहे हैं वो सबको समय मिल गया। इधर अपना पहले काफी मेहनत की है जीडी में, तो जो हिंदी हो या मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, वो मेहनत तो यहां भी आएगी। यहां पर बाकी थोड़े सब्जेक्ट इत्यादि अलग हो जाते हैं, थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, तो मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेकंड चीज इसमें भाई ये तो आपको पता ही है कि 12th पास चाहिए, फॉर्म की अंतिम डेट तक 12th पास। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं कि जो आपके पास अभी होने चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें बनवाने जाते हो तो फिर पूरा उत्तर प्रदेश के लोग बनवाने जाते हैं, वहां पे भीड़ भी ज्यादा हो जाती है और फिर वो दिक्कत भी आती है, वो कभी कभी बनते भी नहीं है। तो आपके पास 12th पास होने चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो आप ओवर द टाइम ठीक भी करवा सकते हो। अभी आपके पास 12th आप पास होनी चाहिए फॉर्म की अंतिम डेट तक। दूसरी बात, आयु के बारे में जो विचार है, आयु वो पुरुष के लिए, मेल के लिए 18 से 22, भाई मेल के लिए जो अभी है वो 18 से 22 है। तो इसमें जो आयु छूट के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश है, मतलब सरकार इसमें छूट देगी अगर उसने जीडी से कुछ सीखा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीडी में भी छूट दी थी। बाकी एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट इस पर अतिरिक्त प्राप्त होती है। तो आयु की गणना 1 जुलाई, जैसे 2023 में वैकेंसी आएगी तो 1 जुलाई 2023 तक 18 से कम ना हो जनरल सामान्य वर्ग की, और 22 से ज्यादा ना हो अगर पुरुष कैंडिडेट है। महिला कैंडिडेट है तो 18 से कम ना हो, 25 से ज्यादा ना हो। ये हो गई आपकी आयु। आप अपनी हाइट इत्यादि जो है, ऊंचाई वगैरह भी आप लोग अपना अभी से मेजर कर लें। यदि आप सामान्य ओबीसी अथवा एससी वर्ग से हैं, तो मेल हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी एसटी के लिए इसमें हाइट में भी थोड़ी सी छूट है, तो आप अपनी हाइट भी देख लें। दौड़ भाग अभी आप नहीं कर पा रहे, उसकी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि दौड़ भाग अभी कोई मतलब ही नहीं है। दौड़ भाग का मतलब कब आएगा? दौड़ भाग का मतलब आएगा आपका जब ये पेपर हो जाएगा उसके भी कई महीने बाद, क्योंकि इसके बाद में रिजल्ट आता है, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में अब आ जाता है डॉक्यूमेंट। तो जो अपने जनरल कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट है, जिन्हें आप अनरिजर्व कैंडिडेट कहते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ऐसा ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। उनके लिए सामान्य सा 10th क्लास के होना चाहिए, 12th क्लास का, बस ये 10th और 12th ये सामान्य वर्ग के लिए। ये आपके पास सर्टिफिकेट, सनद वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। सर्टिफिकेट हो प्लस आपकी जो मार्कशीट हो वो पूरी ओरिजिनल के रूप में, ठीक है। इससे आपका पता चलता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, और 12th से पता चलता है कि आपने 12th क्लास की है या नहीं की है, क्योंकि वो बेसिक है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर, तो याद रखिएगा इसमें आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास चाहिए, क्योंकि जो आप यहां पर छूट में भी दावा करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, आप एज में छूट का दावा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। ओबीसी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो नया हो, मतलब वो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, तब पक्का ये उसे 1 अप्रैल 2022 के बाद का मानेंगे। हो सकता है और भी लेट का माने, ये 6 महीने के हिसाब से मानते हैं। तो किसी के पास अगर 2020 का बना हुआ है, 2021 का बना हुआ है, तो आप लोग ओबीसी में जो भी एज में छूट का दावा करें वो सभी लोग नया प्रमाण पत्र जरूर। बाकी 10th 12th तो चाहिए ही चाहिए, और ये साथ ही फॉर्म भरने में भी इनकी आवश्यकता होती है। इसके नंबर वगैरह डाले जाते हैं उसमें, सर्टिफिकेट का नंबर, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में जो अपने एसटी कैंडिडेट है, एससी अथवा एसटी कैंडिडेट, तो उत्तर प्रदेश का मूल निवास तो एससी एसटी कैंडिडेट को भी चाहिए, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आरक्षण जो है, एज में छूट का दावा जो है, वो केवल उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासियों को मिलता है। परमानेंट जिन्हें आप कहते हैं, जो अपने परमानेंट निवासी हो, स्थायी निवासी हो, उसके अतिरिक्त आपके पास एससी अथवा
एसटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका नया पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास 10-12 की मार्कशीट तो आपके पास और सर्टिफिकेट तो होनी चाहिए। जो साथी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नया, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो भी नया चाहिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। 2022-23 जो वित्त वर्ष है इसका, अगर आपके पास 2020-2021 का है तो आपको वो नया चाहिए। बाकी 10-12 तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें कुछ कुछ तो ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनमें आप एज में छूट का दावा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मूल्यवास लगेगा। बाकी सामान्य वर्ग में आप उत्तर प्रदेश के मूल्यवासी हैं या नहीं है, आप किसी अन्य राज्य के कैंडिडेट भी हैं, तो याद रखिएगा अन्य राज्य के जो स्टूडेंट होते हैं, अन्य राज्य के स्टूडेंट, उन्हें भी जनरल में काउंट किया जाता है। तो जनरल के कैंडिडेट को केवल 10th और 12th ये जरूरी होता है, इसके अतिरिक्त कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता। प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपके पास ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर 150 क्वेश्चन 2 घंटे, तो आप समझ रहे हो 150 क्वेश्चन करने और 2 घंटे का समय हो ऑफलाइन, फिर उसमें गोला भरना, तो आपको टाइम शुरुआत से मैनेज करके। दूसरी बात, अच्छे लेवल का पेपर आता है, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी इसके इस नंबर के आधार पर टीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपके सही हुए, माप तोल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपकी ऊंचाई वगैरह मापी जाएगी, ऊंचाई वगैरह मापी जाएगी, मेल कैंडिडेट की चेस्ट भी मापी जाती है। तीसरा, इसके जो इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में उनका फिजिकल एफिशिएंसी, अर्थात केवल इसमें दौड़ है, केवल इसमें क्या हो जाती है, दौड़ हो जाती है, दौड़ हो गई। उसके बाद में फिर एक मेरिट लगेगी और ये अब ये फाइनल मेरिट होगी। उसके बाद में मेडिकल, मेडिकल के बाद में कोई मेरिट नहीं लगती, उतनी ही सीटों पे मेरिट लगती है। मेडिकल जितने 35,000 वैकेंसी है तो 35,000 ही बच्चे इसमें मेडिकल में भेजे जाते हैं। मान लेता हूं 1,000 बच्चे आउट हो गए तो 34,000 को भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, 1,000 वैकेंसी खाली रह जाती है। इसमें कोई रिजर्व लिस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये कुछ होता है। वो जो 150 क्वेश्चन है ये 4 सब्जेक्ट में आ जाते हैं, ये सबसे अहम है। 150 क्वेश्चन जो हैं ये कुल 4 विषय में बटे हुए। सिलेबस बहुत अच्छे से दे रखा है। हर एक क्वेश्चन सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, सही के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, और ये आप गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर नेगेटिव में चला जाता है। गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाता है या काटा जाता है, या आपको सही नंबर मिलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से इसकी आप रेगुलर तैयारी, कम से कम 4 महीने 120 दिन, कोई भी बच्चा इसकी तैयारी करना चाहे तो 120 दिन रोजाना 8 से 10 घंटे, रोजाना 8 से 10 घंटे लगकर अगर तैयारी करे तो आप इसमें बहुत बहुत अच्छे नंबर डाल सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। लेकिन आपके पास डेली का एक टारगेट हो, यूं ही नहीं कि कभी आपने हिंदी उठा ली, हिंदी में कभी रस उठा लिया, तो कभी आपने साहित्य उठा लिया। डेली का आपका एक फिक्स टारगेट हो कि भाई मुझे आज इस चैप्टर में ये पढ़ना है, और क्रम हो आपके पास। यदि आप क्रम से डेली नहीं पढ़ते और आप ऐसे ही बेतरीब ढंग से कभी सुबह बैठ गए, कभी दोपहर में, कभी शाम में बैठ गए, ना तो आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें वही बच्चा मार खाएगा। जितना सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया होता है उतना आप करके चले जाओ, आप आराम से इसमें 300 में से 235-40 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। 225 तक भी इसकी मेरिट गई है, तो आप ऐसा मत सोचना कि, और तब बहुत ज्यादा वैकेंसी थी तब, तो मेरिट इसकी अच्छी जाती है। इसलिए आप इसमें 150 में से कम 125 क्वेश्चंस का टारगेट तो जरूर रखें, जिससे कि आप सेफ रहें, जिससे कि आपको फाइनल मेरिट में यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। केवल यहां तक नहीं पहुंचना, यहां तक पहुंचना है, समझ रहे मेरे भाई। उसके लिए आप लोग